नमस्कार, मैं श्याम वर्धन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कटिहार जिला के मनिहारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक, जो 3 टर्म विधायक रह चुके हैं, मनोहर प्रसाद सिंह। और काफ़ी कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार टिकट किन्हें मिलेगा। सभी कयासों पे पूर्ण विराम लगाते हुए कांग्रेस ने तीसरी बार इन पर पूर्ण भरोसा जताते हुए इन्हें टिकट दिया है। और ये फिर से प्रत्याशी के रूप में मनिहारी में जनता के बीच आए हैं और आगामी 20 तारीख को नॉमिनेशन भी करेंगे। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या प्राथमिकताएं हैं, जो अगले 5 साल के लिए अगर ये जीत करके आते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें प्राथमिकताएं रहेंगी और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इन्होंने कर दी है और मनिहारी के विकास के लिए कुछ बाकी रह गया है, तो क्या करेंगे। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपको तीसरी बार कांग्रेस ने आप पर भरोसा जताते हुए टिकट दिया है। क्या क्या प्राथमिकताएं हैं इस बार के लिए आप। धन्यवाद। और कांग्रेस ने मुझ पर जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं अपनी पार्टी को धन्यवाद देता हूँ और इस मनिहारी विधानसभा की जनता को भी धन्यवाद देता हूँ कि उनकी सद्भावना के कारण कांग्रेस ने मुझ पर विश्वास किया। कितना भरोसा है अपनी जीत को लेकर, कितना कितना आश्वस्त हैं आप। जीत तो मैं थोड़े जीतता हूँ, तो जनता जीतती है और जनता का भरोसा है मेरे ऊपर। इसलिए जब 2010 में मैं जदयू से लड़ा था तो 5,000 के आसपास में मैं जीता था। फिर जब कांग्रेस से मुझको टिकट मिला 2015 में, क्योंकि सीट बंटवारे में कांग्रेस को सीट चला गया, तो उसमें करीब 15,000 से हम जीते थे। अब फिर जब 2020 में, तो उसमें हम लोग 22,000 से जीते। इसलिए जनता का उत्तरोत्तर विश्वास बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए जनता के विश्वास को देखते हुए और कांग्रेस ने जो भी मैंने जो काम किया पार्टी के लिए या जनता के लिए, उस विश्वास को ध्यान में रखते हुए मुझ पर फिर से विश्वास उन्होंने व्यक्त किया। मनिहारी विधानसभा चूंकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो बाढ़ को रोकने के लिए और पलायन को रोकने के लिए और पुनर्वासन के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए, और आगे इन कार्यों को लेकर आपके क्या है कि क्या करेंगे ताकि ये पुनर्वास और बाढ़ का समस्या जो है सॉल्व हो सके। ये सभी जानते हैं कि कटिहार जिला में, ऐसे कटिहार जिला तो ऐसे ही बाढ़ प्रभावित है, लेकिन उसमें से जो मनिहारी विधानसभा है वह सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित है। और जब भी बाढ़ आती है तो मनिहारी विधानसभा के सारे प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं। तो यह बहुत बड़ी समस्या है। तो उस समस्या के समाधान के लिए जो सरकार की तरफ से सहायता मिलती है तो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात कटाव की समस्या आती है। और सब दिन कटाव झेलते आया है मनिहारी विधानसभा की जनता, और उसके लिए काफ़ी प्रयास भी हुए हैं। और जब से मैं विधायक बना हूँ, कम से कम 333 करोड़ तो पहले ही हुआ था। मैं समझता हूँ कि 400 करोड़ से ज़्यादा राशि खर्च की जा चुकी है सिर्फ कटाव को रोकने के लिए। और जो बाढ़ के समय में जो काम किया जाता है उसकी राशि छोड़कर, तो खाली कटाव रोकने के लिए इतनी व्यवस्था की गई है और अभी भी व्यवस्था हो रही है। और कोशिश भी हम लोग ये करते हैं कि कम से कम हमारे क्षेत्र के लोग कटाव से पीड़ित रहे हैं। और जो कटाव से पीड़ित है 20 वर्षों से भी अधिक लोग पीड़ित हैं और 10,000 से अधिक परिवार इससे विस्थापित हो चुके हैं। उस विस्थापन के समस्या के समाधान के लिए मैंने काफ़ी प्रयास किया, कई बार प्रश्न उठाया विधानसभा में, और कई बार सरकार ने उस पर कार्रवाई भी की। बहुतों को, विस्थापितों को पुनर्वासित किया भी गया, उनको पर्चा भी दिया गया। कई परिवार अभी भी है जो पुनर्वासन की हाँ। राह देख रहे हैं और सड़क किनारे, बांध किनारे और कई जगह इस तरह से रह रहे हैं, और काफ़ी सरकारी सुविधाओं से भी जो वंचित रह जाते हैं, उनके लिए क्या हाँ, तो आप। उसके लिए मैंने पहले भी प्रयास किया था और एक प्रस्ताव मैंने विधानसभा में दिया था कि चूँकि उनको विस्थापितों को बसाने के लिए या पुनर्वासित करने के लिए सरकार दूसरे की ज़मीन लेगी तभी उसको पुनर्वासित कर सकेगी। और सरकार को ऐसा अधिकार नहीं है कि किसी की ज़मीन ज़बरदस्ती ले, उससे कंसेंट लेकर ही ले सकते। मैंने सरकार को प्रस्ताव दिया था कि ऐसा किया जाए कि कम से कम जो परिवार विस्थापित हो जाए उनको 20 लाख रुपया आप दे दीजिए, ताकि वे ज़मीन खरीद के अपना मकान बना लें, और उसके बाद इंदिरा आवास उसको दे जिस दीजिए। तरह से सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है, आपने कहा कि 20 लाख रुपया दे दिए, क्या गारंटी है कि उस रुपए का बंदर बांट नहीं होगा। नहीं नहीं, वो तो उसके उसमें जाएगा ना, वो खाते में जाएगा, बंदरबाट कैसे करेगा। अच्छा, और एक महत्वपूर्ण सवाल है, पूरे बिहार की ये समस्या है कि
जो अनुमंडलीय अस्पताल है या जिला अस्पताल है, काफ़ी जो सुविधाएं हैं, जो नदारद है, जैसे कि मनिहारी का अनुमंडल अस्पताल है, इसमें आज तक आईसीयू की व्यवस्था नहीं है। आज तक जो नवजात बच्चों के लिए एनआईसीयू की व्यवस्था होती है वो नहीं है। आज तक जो गायनकोलॉजिस्ट होती है वो नहीं है। मनिहारी अनुमंडल अस्पताल में सी सेक्शन डिलीवरी अभी भी नहीं होती है। जीविका के द्वारा जो भोजन दिया जाता है उसमें भी यदा कदा शिकायतें मिलती रहती है कि जो भर्ती रोगी हैं उन्हें भोजन भी सही समय से उपलब्ध नहीं हो पाता है। और जहाँ पे रोज प्रसव होते हैं 10 से 15, उस अस्पताल में अभी तक सबसे बड़ी बात है कि अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है। तो इन चीज़ों को सुधारने के लिए अभी तक आपने क्या किया या भविष्य में क्या करेंगे? नहीं, इसके पहले मैंने प्रश्न उठाया था कि चूँकि डॉक्टर की जो संख्या है वो संख्या बहुत कम है ना, जो पदस्थापित होना चाहिए उसके अनुपात में 3-4 डॉक्टर ही यहाँ पदस्थापित है। इसलिए उसके लिए पदस्थापना के लिए मैंने प्रश्न उठाया था विधानसभा में, और उसमें कहा गया था कि नहीं, बहाली हो रही है और हम लोग बहाली के बाद उसकी हम लोग वहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था करेंगे। और भी जो अन्य जो आपने बताई बात, आईसीयू ऐसे जितनी भी जो बातें आपने बताई सही सही है, और उसके लिए भी मैंने विधान उसमें स्वास्थ्य विभाग को लिखा था कि जो प्राथमिक सुविधाएं हैं और जो बहुत आवश्यक सुविधाएं हैं उस सुविधाएं से यहाँ के लोग वंचित हैं, इसलिए कार्रवाई की जानी चाहिए। तो उसमें उस समय जब कोरोना चला था तो उसमें लोगों को ऑक्सीजन के लिए व्यवस्था की गई, क्योंकि उसमें बहुत कठिनाई हो रही थी। लेकिन वो जो ऑक्सीजन सेंटर बना था जहाँ बोला गया था कंसंट्रेशन सेंटर, वहाँ पे भी चालू नहीं है। ऑक्सीजन अभी भी नहीं बन पा रही है। ऑक्सीजन अभी भी कटिहार से जो सिलेंडर है उसमें भर के ला के लगाया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है अनुमंडलीय अस्पताल की कि ब्लड बैंक नहीं है। किसी भी प्रकार के आपातकाल की स्थिति में जब एक्सीडेंट वगैरह होता है तो रोगी को जान बचाने के लिए प्राथमिक तौर पर आईसीयू एनआईसीयू के अलावा ब्लड की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है और ब्लड बैंक नहीं है। और जिला में भी जो ब्लड बैंक है वहाँ ब्लड हमेशा कमी रहती है। और जो ब्लड रक्तदान के लिए जो जागरूकता होनी चाहिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से वो भी नहीं होता है और रक्तदान शिविर भी नहीं लगता है। तो इसके लिए आपके पास क्या विकल्प है आगे और आप इसके लिए क्या करेंगे? नहीं, देखिए, जो इसमें जो स्वयं सेवी संस्थाएं हैं उन्होंने इस संबंध में काफ़ी काम भी किया था, और मनिहारी में एक शिविर लगा था और उसमें रक्तदान की व्यवस्था की गई थी, और आप लोग भी उसमें शरीक हुए थे, और काफ़ी युवा लोग उसमें बढ़ चढ़ कर उन लोगों ने हाथ बटाया था, और इसलिए उसमें काफ़ी काम हुआ था। लेकिन जो ब्लड बैंक के संबंध में है तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो उनके किसी यूनिट से आप ले लीजिए, कोई भी ब्लड आप ले लीजिए, और फिर वो ब्लड लेने के बाद हम लोग जिला से उससे प्रयास करते हैं तो उनको ब्लड मिल जाता है, या कहीं से व्यवस्था कर देता है, लेकिन उसको आपको देना पड़ेगा ब्लड। तो यह स्थिति है। और जो जिला में ब्लड की व्यवस्था हो रही है तो हमको लगता है सरकार की तरफ से तो कम, लेकिन जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो लोग भी बेचारा बहुत काम कर रहा है उसमें। अच्छा, और एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जो ये फ्री बीज बांटने की समस्या आ रही है कि सरकारें जब चुनाव नज़दीक आती है तो मुफ्त में 10,000 रुपया दे दिया गया। मतलब कई तरह के प्रलोभन सरकार के द्वारा डायरेक्ट जो जनता को दिया जा रहा है या जो आधी आबादी है जो महिलाओं को दिया जा रहा है, इस पर आपके क्या विचार है? क्या ये मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटना और जनता का वोट बटोरना, कहाँ तक आप इसको सही पाते हैं? देखिए, सरकार जो काम सरकार को पहले करना चाहिए वह चुनाव के समय में सरकार कर रही है, तो इससे लोगों को आशंका होती है और लोग यह सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि निश्चित रूप से यह वोट के लिए काम किया जा रहा है। और जो 10,000 रुपये के लिए की बात कही जा रही है आदिवादी को, तो वह भी जो लोन पर दिया जा रहा है। और 10 इस महंगाई के ज़माने में 10,000 10,000 में कौन सा व्यवसाय शुरू शुरू कर सकता है आदमी? ये तो संभव है ही नहीं। लेकिन एक लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि भाई हम लोग 10,000 रुपया दे रहे हैं। और यह क्यों किया गया? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से यह एक अभियान चलाया गया था कि भाई अगर हमारी सरकार होती है तो हम लोग 2,500 रुपया प्रति परिवार जो महिला है उनको हम लोग देंगे, माँ बहन मान योजना देंगे। उसके आधार पर जो कार्रवाई हुई और लोगों का रुझान इतना ज़्यादा था कि लोगों को मजबूर होना पड़ा कि इसी तरह की कोई योजना चलाई जाए ताकि इस योजना को खंडित किया जा सके। अच्छा, ये भी तो एक तरह से रेवड़ी बांटने की ही बात हो गई। अभी जैसे दिल्ली में देखा गया कि लोगों को कहा गया कि 2,500 रुपये हर महीना आएगा और सभी जो झुग्गी वाले हैं सभी को पक्का मकान बना कर दिया जाएगा। लेकिन अभी वास्तविक स्थिति यह है कि सभी की झुग्गियां तोड़ी जा रही है और पैसे तो नहीं ही आए किसी के अकाउंट में। तो
क्या जनता का वोट लेने के लिए किसी भी सरकार को मुफ्त की योजना देने की जरूरत है, या सरकार को अपने काम पर, विकास कार्यों पर, या जो सच्चे वादे हैं उस पर वोट मांगना चाहिए? दूसरी और एक सवाल कि युवाओं में जो बेरोजगारी की स्थिति बढ़ी है, तो उसके लिए आपके पास क्या उपाय हैं? मान लो स्थानीय स्तर पर आप बेरोजगार युवाओं को अपने साथ लाने के लिए क्या क्या उपाय करेंगे? नहीं, देखिए, जो आपने कहा कि झुग्गी झोंपड़ी वालों को जो दिया था कि भाई हम लोग पैसा देंगे, और तो उसको तोड़ा जा रहा है। तो ये तो उस भाजपा सरकार की जो नीति है क्या है, उसमें मैं आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, और मैं किसी की आलोचना भी नहीं करता, आप तो जानते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकली, जो राजनीतिक रूप से है, तो जो युवाओं को अगर आप नौकरी देना चाहते हैं तो संभव ही नहीं है कि सब युवाओं को आप नौकरी दे पाएंगे। ये संभव किसी सरकार के बस की बात नहीं है। लेकिन उसको जो सरकारी नौकरी है तो आप दे सकते हैं, उसमें जो वैकेंसी है उसको आप कर सकते हैं। लेकिन जो वैकेंसी नहीं है और भी जितने युवा हैं, उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप गृह उद्योग आरंभ करें, और गृह उद्योग में उसको समाविष्ट करने का प्रयास करें। जैसे मान लीजिए छोटी मोटी जो इकाई है उसको आरंभ नहीं, करें। उसके लिए एमएसएमई के द्वारा लोन देने का प्रावधान है, लेकिन प्रावधान इतना कठिन है कि लोग लोन ले ही नहीं पाते हैं। नहीं, उसमें मेरा दूसरा कहना है कि आप कम से कम उसको कौशल विकास करें, कि अगर वो जो कुशलता प्राप्त करने के बाद अगर वो चाहें तो लोन नहीं भी मिले तो भी अपने किसी किसी रूप में उसको अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो लोन के लिए तो जैसी बात है कि सरकारी जो व्यवस्था है उसमें तो लोन लेना बहुत मुश्किल है। गरीबों के लिए, पैसे वालों के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपना ले लेता है और लोन लेके विदेश भाग जाता है अच्छा, उसको। और एक प्रमुख सवाल है सर कि जो सरकारी विद्यालय है हमारे यहाँ, वहाँ पर विद्यालय के कमरे बनाने से ज़्यादा प्राथमिकता सरकारी विद्यालय की चार दीवारी बनाने को दिया जाता है, और जो शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी निरंतर होता जा रहा है बिहार में। लोग कागजों पर तो शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन असल में लोगों के पास जो कौशल होना चाहिए रोजगार के लिए, जो कमाने के लिए, कोई भी करियर ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं हो पा रही है। शिक्षा विभाग इतनी लचर क्यों है? और आखिर जो शिक्षा विभाग है वो सिर्फ स्कूल में भोजन कराने पर ज़्यादा ध्यान देती है, ना कि पढ़ाने पर। नहीं, इसके लिए तो हम लोग भी दोषी हैं। शिक्षा व्यवस्था की जो स्थिति हो रही है, जो हो गई है, उसके लिए अधिक सरकार तो जो दोषी है उसको हम लोग उस पर दोषारोपण कर भी सकते हैं, लेकिन हम स्वयं इसके लिए दोषी हैं। जब हमारे विद्यार्थी स्कूल जा रहे हैं और स्कूल जाने के बाद उसकी शिक्षा नहीं मिल रही है, गार्जियन का यह दायित्व तो नहीं है कि हम देखें कि हमारा बच्चा कहाँ पर किस स्थिति में है, कैसा पढ़ाई कर रहा है, लोग किस ढंग से उसमें शिक्षित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे, सरकार को क्या है, सरकार तो दे दिया। अब जैसे आपने कहा कि चार दीवारी बनाने की बात की जा रही है, लेकिन रूम नहीं बनाया जा रहा है। तो चार दीवारी भी जरूरी है, क्योंकि उसको पहले सुरक्षा चाहिए। अगर सुरक्षा नहीं होगी तो लड़के बच्चे जहाँ से तहाँ घुस निकल जाएंगे। तो उसके लिए पहले तो उसको सुरक्षित करना है, क्योंकि बच्चे तो नटखट होते हैं, कहीं निकल गए, कुछ हो गया, सड़क पर स्कूल है। इसके लिए पहले चार दीवारी करने के बाद तब हम लोग देखते हैं कि भाई नहीं, उसमें रूम की कमी है। और हमने बहुत सारा रूम दिया है, अपने राशि से रूम दिया है, मदरसा में रूम दिया है, स्कूल में रूम दिया है, बहुतों का रूम दिया है। और हम लोग की योजना भी है कि हम लोग उसको रूम देते रहेंगे। चलिए, आखिर में सवाल, कब नॉमिनेशन करेंगे और मनिहारी विधानसभा की जनता से क्या अपील करेंगे? नॉमिनेशन तो 20 तारीख को हम लोग करेंगे, और जनता से हम यही अपील करेंगे, जिस ढंग से आपने 3 बार मुझ पर विश्वास व्यक्त किया और मैंने जो काम आपके लिए किया, उसको देखते हुए आप मुझको अपना विश्वास पुनः दें। और मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर हमेशा रहा हूँ और रहूँगा। और मुझ पर किसी तरह का कोई आरोप भी नहीं है, और मैं सबका विश्वास जीत कर ही काम करता हूँ। सभी समुदाय का विश्वास मुझ पर है, और मैं सभी समुदाय का विश्वास जीतने का प्रयास करता हूँ। इसलिए सभी समुदाय अपना विश्वास मुझ पर दें कि मैं आपकी सेवा अच्छी तरह से, सुगमतापूर्वक और पूरी पूरी क्षमता से कर सकूँ। चलिए, हमारे साथ मनिहारी के 3 बार के विधायक रह चुके मनोहर प्रसाद सिंह थे, और कांग्रेस से तीसरी बार उन्हें टिकट मिली है। उन्होंने काफ़ी मुखर होकर कहा कि मैं सभी समुदाय के साथ मिलकर काम करता हूं, और जो हम पर भरोसा आपने पहले जताया है वो भरोसा फिर से जताए, और फिर से हमें जिता करके विधानसभा में भेजने का काम करें। मनिहारी से श्याम वर्धन, नक्षत्र न्यूज़।